12th हिस्ट्री में ये दो बुक्स लगाई गई हैं। एक तो है भारत का इतिहास जो पहले से चल रही है, और नई जो बुक जोड़ी गई है वो है आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2। भाग 1 जो है वो 11वीं क्लास में जोड़ा गया है, और भाग 2 अपने को इसमें पढ़ना है 12th क्लास। तो अपने जो करेंगे पहले वो है भारत का इतिहास। इसमें से कुछ एक वीडियोस तो पहले बनाई हुई हैं, उनके लिंक मैं आपको शेयर करूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। अपने जो शुरू करेंगे वो 2nd चैप्टर से करेंगे। तो उससे पहले अपने देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से काल आते हैं, अगर क्रम वाइज अपने को देखना हो तो इसमें जो पहला चैप्टर है उसमें यहाँ तक आ चुके हैं ये 4 काल। इसके बारे में वीडियो में पहले बना चुकी हूँ, उसमें महाजनपद काल नहीं आया है, इसके बारे में कोई ज्यादा वर्णन नहीं है, ये अपने बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहला जो काल आता है जो अपने को पढ़ना है वो है पाषाण काल, जब मानव पत्थर के औजार वगैरह का उपयोग करता था। उसके बाद में जब धातु काल प्रारंभ हुआ तो वो काल माना जाता है सैंधव काल। सैंधव काल के बाद का काल है वैदिक काल, और वैदिक काल के बाद में जब रामायण महाभारत लिखे गए तो वो था महाजनपद काल। तो ये चारों काल का वर्णन फर्स्ट चैप्टर में है। उसके बाद में जो दूसरा चैप्टर अपने स्टार्ट करेंगे उसमें महाजनपद काल के बाद में जो अगला काल है, जहां से ऐतिहासिक काल अपने कह सकते हैं वास्तविक रूप से शुरू होता है, वो है मौर्य काल। मौर्य काल के बाद में आएगा गुप्त काल। गुप्त काल के बाद में अपने कह सकते हैं पुष्यभूति काल अथवा वर्धन काल, लेकिन इसमें एक ही राजा खास रहा है, हर्षवर्धन, तो इसलिए उस काल को हर्षवर्धन काल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में चोल काल के बारे में अपने पढ़ेंगे, और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य। ये जो दो है 8वां और 9वां, चोल काल और विजयनगर साम्राज्य, ये दक्षिण भारतीय संस्कृति से संबंधित है। बाकी ज्यादातर उत्तर भारत की संस्कृति है जो अपने पढ़ेंगे इतिहास में, लेकिन ये मुख्यतः दक्षिण भारत के हैं, लेकिन इनका रोल बहुत ज्यादा है, मुख्य रोल है, इसलिए इनके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो अपने आज का जो टॉपिक है वो देखेंगे मौर्य काल। मौर्य काल, इसकी स्थापना हुई थी 322 ईस्वी पूर्व में, और ये वंश रहा है 185 ईस्वी पूर्व तक। यानी 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक जो काल रहा वो है मौर्य काल। मौर्य वंश का शासन रहा है इस काल में। तो इसमें जो सबसे पहले अपने शासक देखते हैं वो है चंद्रगुप्त मौर्य। इसने नंद वंश के राजा घनानंद, यानी जो नंद वंश का अंतिम राजा था घनानंद, इसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। घनानंद को इसने युद्ध में मार दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और 322 ईस्वी पूर्व में ये काम हुआ, और मौर्य वंश की स्थापना होती है 322 ईस्वी पूर्व में। मौर्य वंश की स्थापना से पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर। तो सिकंदर तो चला गया था भारत से, लेकिन सिकंदर के कुछ एक उत्तराधिकारी यहाँ जो उत्तर पश्चिम वाला अपना भारत है इस पर अधिकार जमाए हुए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले यहाँ से इस भारत को मुक्त करवाया था सिकंदर के उत्तराधिकारियों से। उसके बाद इसने जो यहाँ मगध में घनानंद था, मगध और इसके आसपास का साम्राज्य घनानंद के अंतर्गत था, और घनानंद को इसने हराकर मारकर मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसलिए उत्तर पश्चिम भारत हो गया, और ये जो नंद वंश के अधिकार में था ये सारा भारत, ये अब आ गया चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में। और 305 ईस्वी पूर्व में इसका युद्ध हुआ है सेल्यूकस के साथ। सेल्यूकस ये भी सिकंदर का उत्तराधिकारी था, मैसिडोनिया का शासक है इस समय। तो सेल्यूकस को ये युद्ध में हराता है, सेल्यूकस की हार होती है, और हार के बाद इसके संधि होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। तो संधि में क्या था, जो संधि की शर्तें थी उसके अनुसार 4 प्रांत थे जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। ये प्रांत थे एरिया,
अराकोशिया, जेड्रोशिया और पेरोपनिसडाई। ये जो मैसिडोनिया के इतिहासकार है वो ये नाम बताते हैं, और अपने हिसाब से जो उनके नाम थे वो एरिया तो था हेरात, अराकोशिया कंधार, जेड्रोशिया था बलूचिस्तान, और पेरोपनिसडाई था काबुल। यानी जो उत्तर पश्चिम के ये प्रांत थे, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान और काबुल, ये चार प्रांत किसको मिलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को। क्योंकि सेल्यूकस इससे हार गया है, तो सेल्यूकस ने अपने ये प्रांत है जो अपने अधिकार वाले, वो चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए हैं। साथ ही सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किया। यानी ये विवाह के परिणाम स्वरूप ही दहेज के रूप में ये चार प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए थे। और साथ में इसका प्रसिद्ध दार्शनिक था सेल्यूकस का मैग्स्थनीज। इसको भी इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। मैग्स्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, इंडिका। इंडिका एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो मौर्य काल की जानकारी देती है। ये लिखी है मैग्स्थनीज ने, जो मूल रूप से तो दार्शनिक था सेल्यूकस का, लेकिन सेल्यूकस की जब हार हुई तो इसने अपना ये दार्शनिक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था। शासनकाल के अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था, और जैन साधु है भद्रबाहु। भद्रबाहु उसका शिष्य बन गया था चंद्रगुप्त मौर्य, और इसके साथ चला जाता है दक्षिण भारत में कर्नाटक में। कर्नाटक में जगह है श्रवण बेलगोला। यहाँ जाकर इसने संलेखना द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। संलेखना क्या है? जैसे जैन जो होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन वगैरह या पानी वगैरह सब त्याग देते हैं बिल्कुल, और समाधि की अवस्था में बैठे रहते हैं ताकि वो अपना शरीर त्याग सकें। तो इसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है संलेखना, यानी उपवास किया है एक तरीके का, और इस उपवास के द्वारा उसने अपने शरीर को त्याग दिया 298 ईस्वी पूर्व में। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की जब मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र बनता है राजा बिंदुसार। बिंदुसार के बारे में कोई ज़्यादा अपने को पढ़ना नहीं है, कोई मुख्य राजा नहीं है ये, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि जितना एरिया इसने बनाया था अपना चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसको बनाए रखा है बिंदुसार ने, उसको खोने नहीं दिया। कोई नए एरिया तो नहीं जीते, लेकिन उसको बनाए रखा है। बिंदुसार के बारे में जो मुख्य बातें अपने को देखनी है वो ये कि यूनानी शासकों ने इसे अमित्रोचेट्स कहा है, ये उपाधि दी है इसको अमित्रोचेट्स, या फिर ऐसे भी लिखा मिलता है अमित्रोकेडीज। वो इंग्लिश में स्पेलिंग है, अपने कैसे भी उसको पढ़ सकते हैं। अमित्रोकेडीज भी उसका उच्चारण किया जाता है और अमित्रोचेट्स भी। और इसका अगर संस्कृत रूपांतर किया जाता है तो अर्थ बनता है अमित्र घात। जिसका अर्थ होता है अमित्र यानी दुश्मनों के लिए घातक। ऐसे ही वायु पुराण में इसका नाम मिलता है मद्रसार, और जैन ग्रंथों में
इसको सिंह सेन कहा गया है। तो ये कुछ एक नाम है जो अपने को ध्यान रखने हैं। इसके अलावा और जो चीज़ें देखनी है अपने बिंदुसार के काल की, तो दार्शनिक हमें ध्यान रखने हैं जो इसके दरबार में आए हैं। दार्शनिक एक तो है डायमेक्स। ये जो दार्शनिक आया है ये भेजा है यूनान के राजा एंटियोक्स प्रथम ने। यानी ये दार्शनिक यूनान से आया है और इसको भेजा है एंटियोक्स प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में। और दूसरा जो है राजदूत वो है डायनोसिस। डायनोसिस आया है मिस्र से और मिस्र का राजा जिसने इसको भेजा है वो है टॉलमी फिलाडेल्फस। या फिर इसको टॉलमी सेकंड भी कहा जाता है। तो ये राजा है मिस्र का जिसने डायनोसिस जो दार्शनिक है वो भेजा है बिंदुसार के दरबार में। और एक चीज़ कि जो यूनान का राजा है एंटियोक्स प्रथम, इससे बिंदुसार ने 3 चीज़ें मंगाई थी, सूखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक। तब एंटियोक्स प्रथम ने सूखी अंजीर और मदिरा तो भिजवा दी थी पर दार्शनिक के लिए मना कर दिया था, ये कहकर कि हमारे यहाँ दार्शनिक का विक्रय नहीं किया जाता। तो ये चीज़ें हैं अपने बिंदुसार के काल में जो याद रखनी है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे अशोक। अशोक महान जो मुख्य है शासक मौर्य काल का। बिंदुसार के काल में अशोक उपराजा था अवंती का, यानी गवर्नर था। जैसे राज्य में होते हैं शासक, राज्य को संभालने वाले, प्रांत को संभालने वाले, इसी तरीके से ये एक प्रांत अवंती इसका गवर्नर था। अवंती को उज्जैनी भी कह देते हैं। तो उज्जैनी का गवर्नर था। ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में। इसका जो राज्याभिषेक है वो 269 ईस्वी पूर्व में हुआ, क्योंकि 4 साल इसको उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा है अपने भाइयों के साथ। और अशोक की जो सबसे खास बात है वो है इसके अभिलेख। अशोक प्रथम भारतीय शासक है जिसने अभिलेख लिखवाए हैं। अभिलेख यानी कोई आदेश वगैरह कोई शिलाओं पर लिखवाए गए हैं या खंभों पर, जिनको स्तंभ कहा जाता है, उन पर लगवाए गए हैं, जिसके बारे में अपने पढ़ते हैं तो अशोक के काल की जानकारी मिलती है। तो पहला ये राजा था जिसने ऐसे अभिलेख लिखवाए हैं, कुछ लिखा हुआ है इसके काल का जो अब मिलता है अपने को पढ़ने को। तो ये पहला राजा है भारत का, लेकिन विश्व में कहें तो पहला नहीं है, क्योंकि इसको जो प्रेरणा मिली अशोक को अभिलेख लिखवाने की वो मिली है दारा प्रथम से। ये ईरान का शासक था दारा प्रथम, जिसने भारत पर आक्रमण किया था और भारत में अभिलेख लगवाए थे। तो इससे प्रेरणा लेकर अशोक ने अभिलेख लगवाए हैं भारत में। तो इसके जो अभिलेख हैं उसमें ज़्यादातर में अशोक का जो नाम मिलता है वो प्रियदर्शी अथवा देवनाम प्रियदर्शी मिलता है। यानी इस नाम से संबोधित किया गया है अशोक को। ये अशोक की उपाधि कह सकते हैं अपने। अशोक नाम नहीं मिलता, लेकिन ये अपने अधिकांश की बात कर रहे हैं कि अधिकांश में ऐसा मिलता है, लेकिन उसके 4 अभिलेख ऐसे हैं जिसमें उसका नाम मिलता है, केवल 4 अभिलेख। वो 4 अभिलेख हैं मास्की, गुर्जरा, नेटूर
और उदयगोलम। ये 4 स्थानों के नाम से अभिलेख हैं, 4 स्थान हैं ये। और जो मास्की है ये कर्नाटक में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, नेटूर ये भी कर्नाटक में है, और उदयगोलम भी कर्नाटक में है। यानी ये 4 अभिलेख ऐसे हैं, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उदयगोलम, जिसमें इसको उपाधि के नाम से नहीं, उसका जो वास्तविक नाम है अशोक, उस नाम से संबोधित किया गया है। इनमें भी सबसे पहले मास्की अभिलेख में अशोक नाम पढ़ा गया था, सबसे पहले यहाँ से इसका नाम पढ़ा गया था अशोक नाम। तो जो अशोक है राजा, इसके बारे में तो आगे बहुत डिटेल से अपने को पढ़ना है, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके बाद की जो चीज़ें।